वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में आगे के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़े थे। जब सेल को ऑल ओवर हम लोग जान गए तो इसके सेल ऑर्गेनेलीज को भी समझना होगा। इसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज लिविंग है या नॉन लिविंग है इसको भी समझना होगा। तो आज का टॉपिक इसी बेस्ड है। आप देख सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज, प्रोटोप्लाज्म, मेजर फीचर्स ऑफ सेल। तो फर्स्ट टॉपिक पर ही हम लोग बात करें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनेलीज। कौन से ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग, कोशिका का जो अंग है, पार्ट्स ऑफ सेल है, वो लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो एक टेबल आपके सामने है। लिविंग ऑर्गेनेलीज के बारे में आपको दिखलाया गया है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, ये लिविंग होगा। उसी तरह से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो भी है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी ये जाना जाता है। राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स जो प्लांट में पाया जाता है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम जो सिर्फ एनिमल सेल का फीचर है, न्यूक्लियस। ये सारे के सारे लिविंग पार्ट्स और लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इसी तरह से नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज का बात करें तो सेल वॉल, वैक्यूल, ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, ये सारे चीज़ ये बायोकेमिकल्स के बने हुए हैं और इसमें किसी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो सकता है। वर्ड ही नॉन लिविंग जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इसमें सेल्फ एक्टिविटीज़ नहीं होंगे, तो यहाँ सेल्फ एक्टिविटीज़ होता भी नहीं है और ये सब कहीं ना कहीं बायोकेमिकल सब्सटेंस के और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम लोगों का प्रोटोप्लाज्म होगा। अभी देखिए एक एक करके जैसे प्रोटोप्लाज्म पढ़ लेंगे, है ना। प्रोटोप्लाज्म के बाद जो हम लोग देखेंगे कि सेल का जो फीचर्स है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना। ऐसा इसलिए किया गया कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल अलग फीचर रखता है ना। ये बाउंड्री ऑफ द सेल का काम करता है। साइटोप्लाज्म का अगर बात किया जाए तो जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस को छोड़ करके, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं और सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यही होता है ना। वैसे अगर देखा जाए ऑल ओवर द सेल तो न्यूक्लियस विटल प्रोसेस में कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। और इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बेस पर जब सेल को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, दैट मीन्स न्यूक्लियस का काफ़ी रोल है और जेनेटिक मटेरियल भी इसी के पास होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए का क्या रोल है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम लोग, ये है क्या, तो इट इज़ द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का ये लिविंग सब्सटेंस है, जैसा कि हम लोग कैटेगरी में रखे भी हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म दैट मीन्स साइटोप्लाज्म, है ना, यहाँ रखा नहीं गया। साइटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस है। दैट मीन्स ये उसी बॉडी में पाया जाएगा जो लिविंग है। एक ऐसे भी समझिए जैसे सेल है जो सर्वाइविंग कंडीशन में है, तो वहाँ आप साइटोप्लाज्म देखते हैं और इसमें एक तरह का मूवमेंट हमेशा चलता रहता है, तो सेल्फ मूवमेंट कह सकते हैं। ये जेई पुरकिंजे के द्वारा 1839 में इसका नेमिंग किया गया या इसको जाना गया, है ना। तो जेई पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिए थे 1839 में, ये भी एमसीक्यूज हो सकता है। इट इज़ अ कलरलेस। अब ये है क्या, बोला किस तरह का दिखता है, बोला कलरलेस है, रंगहीन है, ट्रांसलूसेंट पारभासी है, फ्लूइड दैट इज जेली लाइक सब्सटेंस। तो इससे ये जो 2 फीचर है इसके पास, एक तो ये कलरलेस है और दूसरा ट्रांसलूसेंट है, दैट मीन्स पार्शियली लाइट पास आउट कर सकता है। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस का अपीयरेंस ही देता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है ये जेली लाइक सब्सटेंस है ना। इट कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियस भी इसी के अंदर होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ न्यूक्लियस को अलग करने वाला ये है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग कर देता है। प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करना चाहें या प्रोटोप्लाज्म में जो एक कलेक्टिवली वर्ड है उसको अगर हम लोग स्प्लिट कर दें, तो यहाँ देखा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ 2 टाइप्स विद सिमिलर कंपोनेंट्स, जो न्यूक्लियस में होगा और जो न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर होगा, है ना। इन दोनों का जो कंपोनेंट्स होगा, इन दोनों जेली लाइक सब्सटेंस का जो कंपोनेंट्स होगा वो एक ही जैसा होगा। बस फर्क ये होगा
कि एक न्यूक्लियस के अंदर होगा और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर होगा, जो कि सेल के अंदर ही माना जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो इट इज़ फाउंड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? तो आप कह सकते हैं यह वैसा प्रोटोप्लाज्म है या वैसा जेली लाइक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म का बात करें, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता हो उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म है। तो अब प्रोटोप्लाज्म हम लोगों का क्लियर हो गया। प्रोटोप्लाज्म दो तरह का है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके आगे हम लोग सेल फीचर्स जो लिखे हैं उसके बारे में जानेंगे। इस फीचर्स में हम लोग अभी बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को अलग अलग देखेंगे। ये बड़ा टॉपिक होगा, एक एक करके देखना होगा हम लोगों को। सेल फीचर्स में हम लोग अभी जान रहे थे कि सेल फीचर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन पर बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा गया। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। इट इज़ एन आउटर सेलेक्टिव परमिएबल एंड प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द सेल, है ना। ये किसी भी सेल का सबसे बाहरी आवरण है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब भी समझिए, चुने हुए सब्सटेंसेस को, जिस सब्सटेंसेस का सेल को ज़रूरत है उसी को सेल के अंदर आने देगा, और जिन सब्सटेंसेस का सेल को ज़रूरत नहीं है उसको सेल के अंदर परमिट नहीं करेगा। यह है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, है ना। तो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। एंड प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ सेल, अगर सबसे आउटर कवर है, आउटर मोस्ट कवर है सेल का, तो आप समझ ही सकते हैं कि सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है और इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लेयर होने की वजह से सारे सेल ऑर्गेनेलीज को अगर कोई सराउंड करने वाला लेयर है, मेम्ब्रेन है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होने के, अभी बात कर रहे थे हम लोग आउटर मोस्ट लेयर है, ये पॉइंट्स आपका हो सकता है सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने में। तो ये आउटर एटमॉस्फेयर से इसको अलग करता है। इन प्लांट्स सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय एन आउटर 3-layered स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी देखा जाता है ना, इसको सेल वॉल कहते हैं। ये 3-layered स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का अगर बात करें हम लोग, ये तो अकरेंसी था, सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स थे। स्ट्रक्चर के आधार पर सेल मेम्ब्रेन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जब अल्ट्रा थीन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पता चलेगा ये फॉस्फोलिपिड्स वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ग्लिसरॉल पार्टिसिपेट करता है। वैसे अगर देखा जाए ऑल ओवर तो ये लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। इट हैज़ फाइन पोर्स थ्रू विच सब्सटेंसेस में इंटर और लीव। इस सेल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, काफ़ी माइन्यूट पोर, फाइन पोर्स पाए जाते हैं, जिससे होकर के सब्सटेंसेज सेल के अंदर या बाहर जा सकता है। ये आगे अभी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन में ही ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम सेल और फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू इनसाइड द सेल, ये जो है ना वो दो तरह से होता है, एक्टिवली एंड पैसिवली, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अबाउट 7 नैनोमीटर, है ना। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहा है, ये 7 नैनोमीटर का होता है। ये 7 नैनोमीटर काफ़ी कम हो गया। अगर नैनोमीटर को प्रॉपरली आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 नैनोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 × 10⁻⁻9 मीटर। तो ये काफ़ी पतला स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही केवल देखा जा सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप में ये लेयर तो दिखता भी नहीं है। दैट मीन्स पूरा सेल ऑर्गेनाइज्ड आपको दिखेगा, है ना, इसके ऑर्गेनेलीज दिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं दिखेंगे। इसका वजह है कि ये काफ़ी पतला है ना। डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है। बिकॉज ऑफ डायमेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इट कांट सी अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ना, इसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकेंगे क्योंकि ये काफ़ी पतला होगा। स्ट्रक्चर्स पर थोड़ा और भी बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर के लिए 3 अलग अलग मॉडल आए, है ना। एक तो लिपिड के कंसेप्ट पढ़ाया कि टोटली ये लिपिड का बना हुआ है।
है ना। उसके बाद लैमेलर का थ्योरी आया, उसके बाद जो है ना फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आया। तो सबसे लास्ट में जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आया, ये काफ़ी एक्सेप्टेबल मॉडल और काफ़ी एक्सप्लेन करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल हम लोगों को पढ़ना भी है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में एक और पॉइंट्स हम लोग समझेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ही बना नहीं दिखता है, कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म से बने हुए दिखते हैं। वो कोलेस्टेरॉल एंड पॉलीसैकेराइड्स है। ये काफ़ी एक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होगा। तो वही लिखा गया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल एंड पॉलीसैकेराइड्स, है ना। आगे जब सेल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन का बात है और इतना कन्फ्यूज़न है, ये तो इतना छोटा पतला है, ये इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसका जो डायमेंशन है इतना कम है, जो 7 नैनोमीटर की कैटेगरी का अभी बात कर रहे थे हम लोग, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। दैट मीन्स ईजिली इसको स्टडी नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से बार बार कन्फ्यूज़न रहा, बहुत सारे मॉडल्स आए और मॉडल्स को बाद में नए मॉडल्स के आने के बाद हम लोग उसको अवॉइड भी कर दिए और एक्सेप्ट करते गए नए मॉडल को। लास्टली जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था उसको अभी तक एक्सेप्ट किया गया है, मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन को वो बेहतर एक्सप्लेन करता है। खैर, तो यहाँ लिखा गया द मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय 3 मॉडल्स, नेमली यहाँ पर 3 मॉडल के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया गया। और ये नाम अलग अलग मॉडल था। पहले लिपिड मॉडल आया। लिपिड मॉडल बेसिकली अगर बात करें तो ये इनके मॉडल, इस मॉडल के स्टेटमेंट यही था कि ओनली लिपिड्स के बने होते हैं। जब आप फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा जो एरिया या वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो लिपिड ही किया है ना। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड वगैरह बहुत कम आपको दिखेगा। तो इस वजह से चूँकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो विजन था वो लग रहा था उनको कि वो लिपिड का ही बना हो सकता है टोटली, तो लिपिड मॉडल आया, है ना। लैमेलर मॉडल में, जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन मॉडल भी कहते हैं, इसमें एक बात था, लिपिड और प्रोटीन दोनों का चर्चा किया गया। यहाँ पर बताया गया कि नहीं, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। ये भी काफ़ी नहीं था, ये भी कंप्लीट नहीं था। तो तीसरा मॉडल आया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, है ना। ये सारा चीज़ जो डेटा आपको हिस्टोरिकल डेटा अगर अवेलेबल किया जाता है तो MCQs में काफ़ी वैल्यू रखता है, तो इसको आप लोग नोट भी करिए। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। 1972 ईस्वी में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, काफ़ी रिसेंट टाइम है, सिंगर और निकोलसन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्टली एक्सेप्टेबल मॉडल दिया, जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के नाम से जानते हैं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इसका नाम क्यों है, स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में केवल लिपिड या केवल प्रोटीन, लिपिड या प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का ही केवल चर्चा नहीं किया गया, इसमें पॉलीसैकेराइड्स का भी चर्चा किया गया, कोलेस्टेरॉल का भी चर्चा किया गया। देखते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल अभी हम लोग जान रहे थे। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है ना मोस्टली एक्सेप्टेबल मॉडल है। सिंगर निकोलसन 1972 में इसको दिया था। इस मॉडल को हम लोग अगर देखें तो जो हम लोग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो इस तरह का ही होगा। एक अपर लेयर आपको दिख रहा है, एक लोअर लेयर दिख रहा है ना। अपर लेयर जो है ना वो भी लिपिड है और लोअर लेयर भी लिपिड है। जो ब्लैक कलर से दिखलाया गया है टोटली लिपिड है। ये बाइपोलर होता है। ये बाइपोलर कहने का क्या मतलब है, एक इसका हेड रीजन होगा और दूसरा इसका टेल रीजन होगा। एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। इस पर भी बात करेंगे हम लोग। और ये जो आपको ब्लू कलर से दिखलाया गया स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है। एक ऐसा, इस प्रोटीन में 2 तरह का प्रोटीन आपको दिख रहा होगा। एक प्रोटीन ऐसा है जो ऑल ओवर द स्ट्रक्चर इलोंगेटेड है, इम्बेडेड है, इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं, है ना। प्रोटीन 2 तरह का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इसका नाम हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन देते हैं।
और दूसरा है या तो अपर लेयर दैट मीन्स अपर लिपिड में या तो लोअर लिपिड में, अपर सरफेस या लोअर सरफेस में इम्बेडेड हो सकते हैं और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखलाया गया डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है ये सब, तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का दिया गया है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी टफ है नहीं, वैसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखिए। इस तरह से राउंड राउंड शेप आपको बना लेना है। ये बहुत ही आसानी से और बेहतर डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। इसका टेल्यूलर रीजन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से डबल पोल्स के थ्रू। कुछ प्रोटीन्स को हम लोग ऑल ओवर द मॉडल दिखलाएंगे कि एम्बेडेड है, और कुछ प्रोटीन को हम लोग या तो अपर लेयर पर दिखलाएंगे या तो लोअर लेयर पर दिखलाएंगे। तो देखिए ये बाई लिपिड लेयर स्पष्ट हो रहा है ना, अपर लेयर लिपिड, लोअर लेयर लिपिड, तो ये बाई लिपिड लेयर है ना। इसी स्ट्रक्चर को एक और वर्ड दिया गया है बाई लिपोप्रोटीन लेयर। ये बाई लिपोप्रोटीन लेयर क्या है उसको भी समझते हैं। बाई लिपो का सेंस होता है दो लिपिड लेयर होगा, एंड प्रोटीन दैट मीन्स कि दो लेयर लिपिड का और प्रोटीन्स भी इसमें डिस्पर्स्ड होते हैं, जिस वजह से इसको हम लोग बाई लिपो प्रोटीन लेयर का भी नाम देते हैं, स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं, है ना। अब ओलिगोसैकेराइड को आपको अटैच करना है तो जनरली ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन से अटैच्ड होता है। तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड, ये दो तरह का नेचर रखता है, एक ओलिगोसैकेराइड दूसरा पॉलीसैकेराइड। तो ये देख रहे हैं आपको इजीली बन जा रहा है ड्रॉ करने के लिए। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, ये एक्सप्लेनेटरी है, आपके बुक में इस तरह का मॉडल आपको मिलता है, यहाँ आपको आसानी से बनाने वाला, ड्रॉ करने वाला ये मॉडल है, नेमिंग सेम होगा। अब हम लोग इसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स को देखते हैं। According to this model, cell membrane is made up of continuous bilayer of phospholipid and proteins. यहाँ पर बताया गया कि सिंगर निकोलसन के द्वारा जो दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने हुए हैं। दैट मीन्स कि लिपिड के दो लेयर आपको दिख ही रहे हैं, है ना। पॉलीसैकेराइड वगैरह फॉस्फोलिपिड लेयर इसको बना देता है और प्रोटीन्स भी इसमें पाए जाते हैं। आगे लिखा गया द लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर डिस्पर्स्ड इन मोज़ेक अरेंजमेंट, है ना। ये इसको समझना है हम लोगों को। यहाँ पर बोला कि लिपिड और प्रोटीन जो है ना वो मोज़ेक अरेंजमेंट में है। हाँ, ऐसा लगता है इसमें कि प्रोटीन जो है ना वो लिपिड में तैर रहा हो, लिपिड में तैर रहा हो। अब इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसी वजह से आया। जैसा ऐसा लगता है, ये आइसबर्ग मॉडल है एक तरह से, ऐसा लगता है ये मॉडल जिस तरह से बर्फ वाले नदी में बर्फ पिघले हुए बर्फ पर तैर रहा हो, है ना, यानी पानी में तैर रहा हो। तो ये जो तैरता हुआ बर्फ है वो प्रोटीन है और ये जो वाटर है वहाँ वो लिपिड है। इस वजह से इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अब आगे कुछ पॉइंट्स को भी हम लोग देखते हैं। These membrane proteins belong to two categories। कहा कि ये जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन है दैट मीन्स वैसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है वो दो तरह का हो सकता है। एक होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये अपोजिट भी आप बोल सकते हैं, दोनों होगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन अभी हम आपको बता रहे थे, वैसे प्रोटीन जो ऑल ओवर द मॉडल आपको दिखता हो, दैट मीन्स कि मेम्ब्रेन में पूरा फैला हुआ हो, अपर लेयर, अपर सरफेस और लोअर सरफेस तक फैला हुआ हो, इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं। यहाँ लिखा गया इंट्रिंसिक प्रोटीन दे आर फाउंड परमानेंटली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर्स, है ना, लिपिड लेयर्स का वर्ड यूज किया गया। दैट मीन्स दोनों लेयर्स में ये फैला हुआ है और उसमें एम्बेडेड है, धंसा हुआ है। इसी के साथ साथ इसके कुछ फंक्शन पर अगर हम बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन के फंक्शन पर, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना वो पाथवे प्रोवाइड करता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, खास करके पंपिंग के लिए। सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप जो है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर एग्जांपल है। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन जो है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो चैनल प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स पाथवे प्रोवाइड करता है
और ये अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के लिए जो भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल में, अलग अलग तरह का ये पाथवे और इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा, है ना। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पर बात करें तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यहां पर लिखा गया, दे आर फाउंड आइदर ऑन द आउटर सरफेस और ऑन द लोअर सरफेस, है ना। अपर सरफेस और लोअर सरफेस कहा गया कि या तो ये अपर सरफेस में पाया जा सकेगा, इंबेडेड होगा, या लोअर सरफेस में इंबेडेड होगा। दैट मींस कि एक देख रहे थे इंट्रिंसिक प्रोटीन अपर एंड लोअर दोनों को टच कर रहा था, दोनों में इंबेडेड था कंटिन्यूअसली, जबकि ऐसा नहीं होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे या तो अपर या तो लोअर सरफेस पर ये इंबेडेड होगा, और इसका काम क्या होगा, तो ये कैटेलाइज करेगा, ये एंजाइमेटिक एक्शन करेगा, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या है, एंजाइम क्या है, तो केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट बोल देते हैं और बायोलॉजी में एंजाइम हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर दे वो एंजाइम होगा, और जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन वगैरह है यहाँ पर जो कि इस मॉडल को कंप्लीट करता है, और ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल भी है। थोड़ा सा हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पूरे सेल ऑर्गेनेलिज में अगर बात करें, पूरे फीचर्स ऑफ सेल में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन फंक्शंस को शॉर्ट में देखते हैं। उसके बाद जो इसका डिटेल फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम लोग ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी अलग से पढ़ेंगे। आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवर है, इट इज सेलेक्टिव परमिएबल, सो इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल। का ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके वजह से ये सब्सटेंसेस को सेलेक्ट करते हुए एंट्री देता है या एग्जिट करने देता है सेल के अंदर या बाहर, है ना। आगे लिख रहा है, इट गिव्स द डेफिनेट शेप टू द एनिमल सेल, टू एनिमल सेल। अब यहाँ पर एनिमल सेल को ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इसका ये मतलब हो गया कि एनिमल सेल में अगर शेप प्रोवाइड करने के लिए आउटर लेयर का कोई काम करता है तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। या एनिमल सेल पार्टिकुलर लिख दिया गया, क्यों नहीं प्लांट सेल कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल भी होता है, और सेल वॉल जो है ना फाइनली सेल शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। सेल के अंदर का जो भी कंपोनेंट्स है, जिस तरह से अगर हम बात करें, जो भी प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इन सारे पार्ट्स को और कंपोनेंट्स ऑफ सेल को ये प्रोटेक्शन भी देता है। आउटर एटमॉस्फेयर से इसको आइसोलेट करता है ना, इंटरनली इसको सेफ रखता है। It allows the flow of substances and information between various cell organelles. ये दो अलग अलग पॉइंट्स इसमें हैं। It allows the flow of substances. ये substances के फ्लो को अलाउ करेगा। किस कंपोनेंट से किस कंपोनेंट्स में substances को जाना है। जब आप सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अलग अलग तरह का ऑर्गेनेली, जैसे न्यूक्लियस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि न्यूक्लियस में कुछ सब्सटेंसेज सिंथेसाइज होता है, फॉर्म करता है, और वो फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कई बार साइटोप्लाज्म में वो सब्सटेंस रह जाते हैं, या कई बार सेल के बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो भी एक्टिविटीज हैं उसको भी रेगुलेट करने में पार्टिसिपेट करेगा। सेल के बाहर अगर जाना हो तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा, है ना। फिर लिखा है इंफॉर्मेशन वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करने का जो सेंटर है वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। वैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, न्यूक्लियस को भी पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस ऑल विटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल के अंदर, है ना। इट इज फ्लेक्सिबल इनफ टू इनगल्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड फूड पार्टिकल्स। ये इतना ज्यादा लचीला है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि ये बड़े फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में, दैट मीन्स आपको याद कीजिए न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या होता है कि स्यूडोपोडिया बनता है और इस तरह से फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेता है ना, फूड वैक्यूल बना लेता है। लाइक दिस प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन भी ऐसा करता है,
बहुत सारे वेसल्स बनाए जाते हैं इनके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन पर वेसल्स बनता है और ये वेसल्स क्या करता है, इनगल्फिंग में, दैट मीन्स कि इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल थ्रू अ सेल, इनटेक ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेल करने में मदद करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इनेबल हुआ। तो ये डिफरेंट फंक्शंस थे। अब जो यहाँ पर एक फर्स्ट नहीं, अब देखिए यहाँ इट अलाउज द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। ये लाइन काफी छोटा है ना सेंटेंस, लेकिन इसमें काफी ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरह से अलाउ करता है। ये अलाउ जब करता है तो क्या सेल को इसमें एनर्जी डेसिपेट करना होता है या एनर्जी विदाउट डेसिपेट किए, इस तरह का प्रोसेस होता है। दैट मीन्स एग्जिट और एंट्री ऑफ द सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल और फ्रॉम अ सेल, ये जो प्रोसेस है इसमें किस किस तरह के प्रोसेस को यूज करता है सेल, क्या किसी एक खास प्रोसेस से ये कर लेता है। तो इसमें दो कलेक्टिव प्रोसेस है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है।